नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। मीडिया से दूरी बनाने वाले पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारियों पर हो सख्त कार्रवाई। लखनऊ से अब तक की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का एक्शन हुआ शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव और गृह सचिव एवं डीजीपी समेत अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिवों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। थाने में पहुंचे मीडिया प्रभारी को दी जाए पूरी जानकारी। वहीं उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों से मृदुल व्यवहार रखे सभी अधिकारीगण। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि काबिल इंस्पेक्टरों को दिया जाए थाने की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के तुरंत बाद सीएम योगी का अफसरों को तलब करना शुरू कर दिया। एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने विधान परिषद में उठाया पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट जनपद शाखा बलरामपुर के पदाधिकारियों द्वारा 10 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित जिला विद्यालय निरीक्षक बलरामपुर को संघ की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रीता चौधरी की उपस्थिति में दिया गया एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मुख्य गेट पर 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा रीता चौधरी ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार 10 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करती है तो शीघ्र ही राजधानी लखनऊ में व्यापक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अवसर पर ओम प्रकाश वर्मा, राजकुमार पांडे, संगीता चौधरी, प्रहलाद, सुरेश कुमार, जितेंद्र कुमार पाठक, अजय वर्मा, राम सागर यादव, दिनेश कुमार, मीरा देवी पटेल सहित भारी संख्या में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट शाखा जनपद बलरामपुर के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर। के द्वारा आज यहाँ पे आप लोग एकत्र हुए हैं, इसका मकसद क्या है? हमारा मकसद माननीय मुख्यमंत्री जी से ये है कि हमारी 10 सूत्रीय मांग है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट से हमारी 10 सूत्रीय मांग मुख्यमंत्री जी से है, जो विभिन्न बिंदु है। माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षक कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाई जाए। और दूसरा बिंदु है माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों के सम्मानजनक मानदेय सरकार द्वारा ट्रेजरी से दिया जाए। और तीसरा बिंदु जो है माध्यमिक शिक्षक परिषद की नवीन मान्यता की जो शर्तें हैं उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि बहुत ही कठिन शर्त रख दी गई है, उसमें हमारे कोई विद्यालय मान्यता नहीं ले सकता है। इस जो शर्तें रखी गई है, माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 की पंजीकृत शुल्क 50 रुपया प्रतिवर्ष जमा होता है, लेकिन 10 रुपया सरकार के द्वारा हमारे खाते में पुनः वापसी की बात हुई थी। प्रतिवर्ष हमसे कागज हर वर्ष मांगा जाता है विगत 4 वर्षों का, लेकिन वो हमारे खाते में वित्त विहीन के खातों में विद्यालय के नहीं आता है। बाकी राजकीय विद्यालयों के और वित्त पोषित विद्यालय के खाते में वो पैसा 10 रुपया वापस कर दिया जाता है। केवल वित्त विहीन के विद्यालय के खाते में वो पैसा उन विद्यालय को नहीं दिया जाता है। 5वीं मांग जो हमारी है, शर्त है, वो परिषदीय विद्यालयों के ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। मदरसा को बंद करने के छात्रों का संयोजन कार्रवाई समाप्त किया जाए और मदरसों को यथायथ पढ़ाई करने का आदेश दिया जाए। माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के छात्र छात्राओं को नेशनल एक स्कॉलरशिप है, जिसमें हमारे बच्चे उस फॉर्म को नहीं सबमिट कर पाते हैं। राजकीय विद्यालय के बच्चे उसमें सबमिट कर लेते हैं, वित्त पोषित के बच्चे सबमिट कर लेते हैं, लेकिन केवल वित्त विहीन विद्यालयों के बच्चे उसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि 80% शिक्षा का भार हमारे वित्त विहीन विद्यालय, हमारे वित्त विहीन शिक्षक उसको संभाल रहे हैं। अगर मेधावी छात्र की बात आती है तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में केवल वित्त विहीन के ही छात्र मेधावी उभर के आते हैं। अच्छे अंक से वही विद्यार्थी पास करते हैं, तो उनको इससे वंचित क्यों किया जाता है? सरकार से मेरी यही एक मांगे है कि उनको भी समान
शिक्षकता की अधिकार दिया जाए। अगर मेधावी की बात जहाँ की जाती है तो सभी बच्चों को उसको पैसा नेशनल स्कॉलरशिप में उनको भी दिया जाए, जो सरकार के द्वारा 12,000 सालाना उनको स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है। वित्त विहीन विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की स्थिति दयनीय है, इस पर आपका क्या रणनीति है, क्या प्रयास? महिला अध्यापकों का ही नहीं दयनीय है, पुरुष अध्यापकों का भी दयनीय स्थिति है, क्योंकि क्या नाम है, उनको कम पैसे में उनको कार्य करना पड़ता है। योग्य टीचर को सबसे अधिक भार भी वो संभाल रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए गूंगी बहरी की तरीके से बैठी हुई है। एक शब्द हमारे शिक्षकों के बारे में, शिक्षिकाओं के बारे में एक शब्द वो कभी बोलती ही नहीं है कि इनको, इनकी भी समस्या का समाधान क्या है। कोई हमारी भी सुरक्षा बनाई जाए, हमारी भी सुरक्षा तय की जाए। 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे विद्यालय है और शिक्षक दूर दराज से पढ़ाने, शिक्षण कार्य करने जाते हैं। अगर उनकी कोई घटना घटित हो जाती है तो एक पैसे का सरकार से कोई अनुदान की हमारे लिए नहीं निर्धारित है। अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अगली रणनीति यह है, अगर आज हमारी मांगों की नहीं सुनी जाती है तो 27 नवंबर को हम विधानसभा के घेराव करेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक संघ। गौरैया संस्थान द्वारा कजरी महोत्सव के तहत कार्यशाला के 7वें व आखिरी दिन का अभ्यास PAC 35वीं वाहिनी में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार जैसे बनारसी कजरी, देशभक्ति कजरी सिखाई गई। संस्था की संरक्षक भावना शुक्ला ने बताया कि कजरी के अनेकों विधाओं के गीत सिखाए जा रहे हैं, जिसमें घरवा से निकसी ननद भौजैया, गजब ढाबे नंदी, बंसी बाज रही वृंदावन झूले राधा, मोरे चरखा के टूटे नतार इत्यादि सहित लगभग 15 गीतों का अभ्यास हुआ। कार्यशाला की अध्यक्ष आभा शुक्ला ने बताया कि नीलम माधुरी सिंह, अंजलि, लता माधुरी सिंह, शिखा श्रीवास्तव, शशि सिंह, सीमा, दीपिका, सुरुचि, अमिता, निकिता, सुषमा, कविता, प्रतिमा त्रिपाठी, वीना सक्सेना, रेखा मोहन, सरिता अग्रवाल सभी महिलाओं ने अभ्यास किया। संगतकर्ता के रूप में आकाश तिवारी व प्रदीप रहे, साथ ही लगभग 25 से 30 लोग सीख रहे हैं। इस कार्यशाला की प्रस्तुतिकरण 1 अगस्त 2024 को PAC 35वीं वाहिनी में होगा। संस्था के संयोजक गगन शर्मा ने बताया कि कार्यशाला उपरांत 5 दिवसीय कजरी महोत्सव होगा, जो महानगर के अनेक क्षेत्रों में होगा। संस्था के संयोजक गगन शर्मा सहित सभी लोगों ने ऐसे कार्यक्रम के लिए सरकार से सहयोग की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आओ सखी वृक्ष लगाएं, डॉक्टर रश्मि शुक्ला। प्रयागराज सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान की अध्यक्ष समाज सेविका डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने की दृष्टि से ही पेड़ में ईश्वरीय रूप को स्थान देकर उनकी पूजा का विधान अनेक ग्रंथों में बताया गया है। सावन पर्व प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह महीना पुण्य प्राप्ति, मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित करने के लिए लाभकारी है। सावन में पौधारोपण शुभ कार्य करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। वृक्ष की पूजा करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए हर व्यक्ति को पौधा लगाना उसका दायित्व है। पौधा लगाइए और उसको जीवन प्रदान कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। जैसे आप अपने संतान की रक्षा करते हैं, वैसे ही पौधे को लगाकर पौधे की देखभाल करें। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ संवाददाता विपिन सिंह की खास रिपोर्ट। आज हम सभी लोगों ने वृक्षारोपण किया और जिसमें फलदार वृक्ष लगाए, जैसे कि अमरूद लगाया, अंगूर लगाया और सेब लगाया और आंवले का पेड़ लगाया, जिससे पक्षी भी इस फलों को खा सके। और पर्यावरण बचाना ये हम लोग का कर्तव्य है, दायित्व है, क्योंकि गर्मी हम लोगों ने विगत वर्षों देख ली कितनी प्रचंड रूप में थी। इसलिए सबको एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, हम जब पर्व बनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उसमें एक वृक्ष एक दूसरे को उपहार स्वरूप दें और वृक्ष का लगाएं और वृक्ष को जीवंत पर्यंत रखें। ऐसा वृक्ष लगाएं कि जो इसकी रक्षा भी करे और हमको फल देगा, छाया देगा, औषधि के रूप में काम आएगा। आज हमने नीम का पेड़ का भी चयन किया। इनमें देवी का वास होता है, हम सब जानते हैं, और घना होता है,
पर्यावरण के लिए अच्छा होता है और औषधि के लिए भी अच्छा होता है। इस प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।